नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश पढ़ाया था। उसमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उससे संबंधित एक भौतिक राशि बताई थी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताई थी। जो हमें सूत्र प्राप्त हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आई थी 1/4πε0 2P/R3। ये तब है जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत हमारा छोटा है। उस स्थिति में ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी। और उसमें हमने ये भी बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, दोनों की दिशा समान होती है। आज मैं उसी कड़ी में अच्छी स्थिति बताऊंगा, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए अच्छी और निरक्षी स्थिति क्या होती है। जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा है। अगर हम कोई बिंदु यहाँ लेते हैं या कोई बिंदु यहाँ लेते हैं तो ये अच्छी स्थिति कहलाएगी। अगर हम बिंदु को यहाँ पे लेते हैं तो ये निरक्षी स्थिति कहलाएगी। ये सभी मैंने जो इसके साथ नोट्स अटैच हैं उनमें मैंने इसका जिक्र कर रखा है। इस टाइप के मैंने नोट्स हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मैंने नोट्स इनको दे रखे हैं। अब देखिए, इसमें दूसरी स्थिति आती है निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये प्लस क्यू माइनस क्यू ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ये बिंदु O है, इसकी लंबाई 2L है और यहाँ पे एक बिंदु P है जो यहाँ से R दूरी पर है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रही है, इसके कारण और इसके कारण। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इनको मिला देते हैं, इसको मिला दिया। इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, इसको हम इधर प्रकट कर रहे हैं ई ऐसे। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होगी, इसको हम प्रकट कर रहे हैं ई बी से। अब देखिए, सबसे पहले ये हम देखते हैं ओपी बराबर हमने क्या माना है। ओपी बराबर आर, एपी बराबर और बीपी बराबर होंगे। एपी बराबर बीपी बराबर √r² प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर 1/4πε0 इंटू Q/AP का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे AP का स्क्वायर क्या आएगा। AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर बराबर R² प्लस L²। तो ये हो जाएगा EA बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस L² न्यूटन प्रति कूलम। दिशा को हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित कर रखा है। अब इसी तरह से माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका मान होगा EB 1/4πε0। यहाँ पे Q ही लेना है, माइनस क्यू नहीं लेना है, क्योंकि ये प्लस क्यू के कारण
हटती हुई होगी, माइनस क्यू के कारण इधर की ओर होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे केवल परिमाण लेंगे। ये होगा bp² और eb बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² न्यूटन पर कूलम। अब हमें ये निकालना है यहाँ पर, इस स्थान पर P पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने का कारण क्या है कि यहाँ पर दो बल लग रहा है। तो देखिए ये कोण अगर हम अल्फा मान लेते हैं, इस कोण को अल्फा मान लेते हैं, इस कोण को भी अल्फा मान लेते हैं, तो ये जो कोण होगा वो होगा 180 माइनस 2 अल्फा। तो ये जो कोण होगा वो हो जाएगा 2 अल्फा। तो इनका जो परिणामी होगा वो ये होगा, इस तरह से ये परिणामी होगा। इसको हम यो भी ले सकते हैं, ये अल्फा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी अल्फा हो जाएगा। तो चूंकि ए और ई बी के परिमाण बराबर है, आप ए और ई बी के परिमाण बराबर है, ये दूसरा। तो देखिए P पर परिणामी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे। E बराबर √EA का होल स्क्वायर प्लस EB का होल स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 अल्फा, ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना होगा 2 अल्फा। E और EB बराबर है, तो ये हो जाएगा EA² प्लस EA² प्लस 2EA और इसको हम लिख लेंगे 2 cos² अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये cos 2 अल्फा की वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकल के आएगा 2EA² और ये भी 2EA² होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4EA² cos² अल्फा माइनस 2EA²। तो देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2EA cos अल्फा। इसका मान देखिए, ये का मान रख देते हैं 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/EA का मान क्या है 1/r² प्लस L² इंटू cos अल्फा की वैल्यू देखिए, cos अल्फा इस त्रिभुज में देखिए PA में ये L हो गया P बटे ये हो गया √r² प्लस L²। तो L/√r² प्लस L²। इस तरह से फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होगा, E = 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L/r² प्लस L² पे पावर कितना हो जाएगा 1 और आधा, तो ये हो जाएगा 3/2 और E = 1/4πε0 P/r² प्लस L² पे पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए इसकी दिशा, E की दिशा इधर की तरफ है जबकि P की दिशा इस साइड में है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है P और E एक दूसरे के विपरीत होंगे, P के विपरीत दिशा में अब इसमें यह भी देखना है कि अगर वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा हो तो हमारा क्या सूत्र होगा। यदि वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है तो हमारा निष्कर्ष ये होगा, यदि वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है, यदि वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है, यदि वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है तो E बराबर R की वैल्यू, तो E बराबर 1/4πε0 और इस L को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा P/r²
आर स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ई बराबर 1/4/5 इंटू पी अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। और ये विपरीत दिशा में होगा, पी के विपरीत दिशा में, पी के विपरीत दिशा में। देखिए अच्छी स्थिति में पी और ई की दिशा समान होती है अच्छी स्थिति में, और निरक्षी स्थिति में पी और ई की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए ये तो था हमारा अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं एक और बताना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी वैद्युत ध्रुव को किसी समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा। समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का आघूर्ण, इस पर वलयुग्म पर आघूर्ण कार्य करेगा। इसको अब हम समझेंगे। समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाले वलयुग्म का आघूर्ण। वॉल्यूम का आघूर्ण। देखिए इसमें हमें कुछ चीजें समझनी होगी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होता है, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले हमने बता चुके हैं। ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ, ये देखिए ये वैद्युत ध्रुव कुछ कोण बनाते हुए, ये कोण थीटा है, तो ये भी ये प्लस क्यू है, तो इस पर बल इधर की तरफ लगेगा। ये ई की दिशा है, तो ये इस पर बल जो होगा वो F = Q। इस तरह से ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू, तो बल की दिशा F इधर की तरफ, ठीक। ये और ये ए बी और ओ। तो ये कोण, ये भी कोण थीटा होगा, और ये समान वैद्युत क्षेत्र ही होगा। तो देखिए हमने ये बताया था पीछे कि अगर समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा है तो एफ और ई की दिशा समान होती है, और समान वैद्युत क्षेत्र में अगर माइनस क्यू आवेश रखा है तो ई की दिशा इधर की तरफ है, एफ की दिशा इसकी तरफ है। तो ये देखिए इस पर दो बल लग रहे हैं, ये देखिए इस पर दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है। तो जब किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हो जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम, और उनकी प्रवृत्ति उसको घुमाने की हो, उस स्थिति में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होता है, वॉल्यूम का आघूर्ण इसको टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसको टॉस, इसका मान होता है कोई सा एक बल गुणित उनके बीच लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। ये दूरी होगी यहाँ से, ये इसको आप ऐसे ले लो, पहले इस तरह से लिख लो AO। अब देखिए त्रिभुज
AOB में, त्रिभुज AOB में, AOB में, AOB में, AO अपॉन AB बराबर साइन थीटा, AO बराबर AB साइन थीटा और AO बराबर 2L साइन थीटा। ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगी 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो टॉ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मीटर। तो टॉ बराबर Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, टॉ बराबर PE साइन थीटा, टॉ बराबर PE साइन थीटा। ये हमारा सूत्र निकल गया है। अगर हम इसको वेक्टर रूप में लें, वेक्टर रूप में तो टॉ बराबर P क्रॉस E, मतलब वॉल्यूम का आघूर्ण वैद्युत आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणन के बराबर होता है। अब इसकी विशेष स्थितियां भी जान लीजिए। विशेष स्थिति क्या है? पहली स्थिति है जब थीटा जीरो या 180। कहने का मतलब है P तथा E एक दूसरे के समानांतर, दूसरे के समानांतर। तो क्या होगा? क्योंकि साइन 0 या 180 का मान 0 होता है, तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? टॉ बराबर PE साइन 0 या 180 बराबर 0, वॉल्यूम का आघूर्ण 0 होगा। इसी तरह से दूसरा केस है जब थीटा बराबर 90 और साइन 90 का मान होता है 1, तो टॉ बराबर PE साइन 90 और टॉ बराबर PE अधिकतम। तो इस तरह से जब वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में होगा तो वॉल्यूम का आघूर्ण 0 होगा, इस स्थिति में होगा तो वॉल्यूम का आघूर्ण अधिकतम होगा, इस स्थिति में होगा तो फिर 0 हो जाएगा, इस स्थिति में होगा तो फिर अधिकतम हो जाएगा, इस स्थिति में होगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैद्युत वॉल्यूम का आघूर्ण हमने ज्ञात किया और भिन्न भिन्न स्थितियों में ज्ञात किया। कल मैं इसके बारे में आपको संख्यात्मक प्रश्न कराऊंगा। पहले आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और संख्यात्मक प्रश्न कराने के बाद फिर हम आपको गॉस प्रमेय पढ़ाएंगे। गॉस प्रमेय इस चैप्टर का अंतिम भाग है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर हो जाएगा, लेकिन इसमें कल मेरा जो भी फोकस रहेगा, जो भी बताना रहेगा, वो न्यूमेरिकल के बारे में बताना रहेगा। न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उनके साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल अंतिम में कराते हैं तो बच्चे सूत्रों को भूल जाते हैं और उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सबको मिश्रित करते हुए भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। धन्यवाद।